फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऋग्वेदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार। कि ऋग्वेदिक काल में आर्य भौगोलिक रूप से जमीनी स्तर पर कहां कहां पर उनका वजूद था, कहां कहां वो फैल गए थे, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो देखिए, इसमें पढ़ते हैं क्या बोला है। इस काल में आर्यों का प्रसार मुख्य रूप से इंडिया यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं, वहां तक आर्यों का वजूद फैल चुका था। यानी आर्य वहां पर भौगोलिक रूप से पहुंच गए थे। किस काल में? ऋग्वेदिक काल में। देखो, भारत का जो उत्तर वाला हिस्सा है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये सब पड़ता है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये सब जितना भी जो राज्य है, ये सब भारत के उत्तर में पड़ता है। लेकिन उत्तर पश्चिम बोला तो भारत का उत्तर और पश्चिम वाला इलाका, तो उसमें राज्य आपका कौन कौन सा आ जाएगा? आपका पंजाब, राजस्थान, ये सब जो राज्य है ये किस में आ जाएंगे? आपके उत्तर पश्चिम। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? आपके पंजाब, राजस्थान, ये वाला जो रीजन है, ये सब राज्य किस में आएंगे? भारत के उत्तर पश्चिम राज्य में। और अगर देश की बात करेगा तो राजस्थान, पंजाब, ये जो अपने राज्य है, इनसे लगने वाला देश कौन सा? हमारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान से आगे जाएंगे तो उससे और कौन सा देश लगता है? अफगानिस्तान। तो भारत के उत्तर पश्चिम से लगने वाला अगर आपको देश बोलेगा तो कौन कौन सा होगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उससे आगे जो जो देश आते जाएंगे वो सारे देश क्या है? भारत के उत्तर पश्चिम से लगने वाले, उत्तर पश्चिम सीमा से लगने वाले देश है। तो वहां तक आर्यों का प्रसार था, मतलब आर्य वहां पर भौगोलिक रूप से मौजूद थे। ये बात किसमें बोली गई है? ऋग्वेदिक काल में है। ऋग्वेदिक काल में भारत के उत्तर पश्चिम सीमा से लगने वाले देश, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उससे आगे वाले जो एरिया थे, उनके कुछ हिस्सों तक आर्य पहुंच चुके थे। आर्य भौगोलिक रूप से वहां मौजूद थे। ये बात बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं। देखो क्या बोला है। ऋग्वेद इस काल में आर्यों का प्रसार, इस काल यानी कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों का प्रसार मुख्य रूप से इंडिया यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में शामिल, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल है, वहां पर आर्यों का वजूद भौगोलिक रूप से था। ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, आगे देखते, देखिए क्या बोला है कि इस काल में आर्यों के निवास के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मतलब इस काल में आर्य जो थे वो कहाँ निवास करते थे? सप्त सिंधु क्षेत्र में, जिसका मीनिंग क्या होता है? 7 नदियों वाला क्षेत्र। मतलब वो प्लेस जहां पर 7 नदियां हैं। ठीक है, उस जगह पर कौन निवास करते थे? आर्य निवास करते थे। सप्त सिंधु क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? 7 नदियों का क्षेत्र। इस काल में आर्यों के निवास के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। वो 7 नदियां कौन सी हैं? मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका झेलम, फिर आता है आपका रावी, तीसरा आता है चिनाब, फिर आता है चौथे नंबर पर व्यास, पांचवें नंबर पर आता है सतलज, फिर आता है आपका सिंधु नदी, फिर एक आता है सरस्वती नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 और 2 7। तो 7 नदियों वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कौन निवास करते थे? आर्य निवास करते थे ऋग्वेदिक काल में। सप्त सिंधु क्षेत्र उसी को कहा गया है। तो ऋग्वेदिक काल में आर्यों के निवास के लिए जिस प्लेस का अपने को जानकारी मिलती है, वो प्लेस कौन सा है? सप्त सिंधु क्षेत्र, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। मैं आपको फिर से बता रहा हूं। पहला झेलम, फिर रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, सिंधु नदी और सरस्वती नदी। इन नदियों के क्षेत्र पर कौन निवास करते थे? आर्य निवास करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इस काल में आर्यों के निवास के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है 7 नदी वाला क्षेत्र। वो क्षेत्र जहां पर 7 नदियां हैं। और उन नदियों के नाम क्या हैं? पहला आपका झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, फिर आता है सतलज, ये वो आपकी 5 नदी। फिर आते हैं छठे नंबर पे सिंधु नदी, और 7वें नंबर पर सरस्वती नदी। मतलब वो प्लेस जहां पर ये 7 नदियां थी, उस प्लेस पर आर्य निवास करते थे। और उस प्लेस को क्या कहा गया है? उसी प्लेस को क्या बोला गया है जहां पर ये 7 नदियां थी, उन्हें सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सप्त सिंधु क्षेत्र का अगर आपको मीनिंग पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? 7 नदी वाला क्षेत्र, यानी कि 7 नदी वाला एरिया। उन 7 नदी के पास जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे? सप्त सिंधु क्षेत्र जी। और उनमें जो 7 नदी है, फिर से बता रहा हूँ, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, और आपका सिंधु नदी और सरस्वती नदी। 5 + 2 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है कि
जानकारी के अनुसार सप्त सिंधु क्षेत्र से आर्य धीरे धीरे पूर्व की ओर फैलने लगे और ये गंगा यमुना की उपजाऊ मैदान तक पहुंच गए। सप्त सिंधु क्षेत्र में आपको पहले ही बता चुका हूँ, 7 नदी वाला क्षेत्र, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, सिंधु, सरस्वती वाला जो एरिया है, वहां से आर्य धीरे धीरे करते हुए पूर्व की ओर फैलने लगे और गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान तक पहुंच गए। पूर्व की ओर मतलब पूर्व में आपके कौन कौन से राज्य आते हैं? अगर आप बेसिकली देखेंगे तो पूर्व साइड हमारा कौन कौन सा राज्य आ जाता है जहाँ पर गंगा यमुना बहती है? बताओ। एक बंगाल हुआ, यूपी हुआ, वो वाला मतलब इस साइड वाला जो एरिया है। देखो पंजाब उंजाब वाला जो एरिया है वो पश्चिम साइड पड़ जाता है, उत्तर पश्चिम साइड। और पूर्व साइड आपका कौन सा आपका क्षेत्र पड़ जाता है? आपका बंगाल हुआ, यूपी हुआ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये आपके भारत के पूर्वी साइड पड़ जाता है, ठीक है। और यहीं पर गंगा यमुना भी बहती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बंगाल साइड और यूपी बिहार साइड गंगा यमुना बहती है। यूपी में भी गंगा नदी बहती है, आपको मालूम है फ्रेंड्स। तो उसी क्षेत्र में क्या बोलते हैं, आर्य फैल गए। वो लोग उत्तर पश्चिम में थे और उत्तर पश्चिम से होते हुए मतलब सप्त सिंधु जो क्षेत्र था वहां से होते हुए आप ऐसा मान सकते हो कि वो यूपी बिहार और बंगाल वाले एरिया में पहुंच गए। क्योंकि गंगा यमुना का जो मैदान है, ये नदियां कहाँ पर है? गंगा यमुना मैदान यूपी बंगाल इस साइड वाले एरिया में है, जो भारत के पूर्वी साइड पड़ जाता है। वहां तक मतलब ये लोग सप्त सिंधु से होते हुए पूर्व की ओर आ गए, ये बात बोला गया। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान, मैदानी इलाका है आपका जो यूपी है, पूरा मैदानी वाला इलाका है और गंगा यमुना वहां पर बहती भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि सप्त सिंधु क्षेत्र से होते हुए मतलब कि जो पंजाब वाला जो एरिया है वहां से होते हुए आर्य इस साइड यूपी बिहार साइड और बंगाल साइड आ गए, ये बात इसमें बोली गई है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है, फिर से पढ़ देता हूं। जानकारी के अनुसार सप्त सिंधु क्षेत्र से आर्य धीरे धीरे पूर्व की ओर फैलने लगे और गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान तक पहुंच गए। सप्त सिंधु क्षेत्र में थे, पूर्व की ओर आ गए। पूर्व की ओर आपका क्या पड़ता है? यूपी बंगाल ये सब, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में गंगा यमुना नदी बहती भी है और गंगा यमुना की उपजाऊ मैदान इन्हीं राज्यों में मतलब इस साइड के राज्यों में, पूर्वी राज्यों में ही है। मतलब सप्त सिंधु क्षेत्र से होते हुए पूर्वी साइड में आ गए, ये बात बोली गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है। सतलज से लेकर यमुना तक का जो क्षेत्र है ना वो क्या कहलाया? ब्रह्मावर्त कहलाता था, ठीक है। अगर आपको पूछेगा मतलब सतलज कहाँ पड़ता है? नॉर्थ में पड़ जाता है। और नॉर्थ से लेकर यमुना तक का जो एरिया, यमुना कहाँ बहती है? आपके दिल्ली यूपी साइड फैलती है, मतलब बहती है। तो नॉर्थ से लेकर दिल्ली यमुना तक का जो एरिया है मतलब कि दिल्ली यूपी बिहार इस क्षेत्र में आपका यमुना नदी बहती है। तो नॉर्थ से लेकर आपकी यूपी दिल्ली तक का जो एरिया, ये जो पूरा एरिया है इसको क्या बोला गया? जो क्षेत्र है इसको क्या क्या बोला गया? ब्रह्मावर्त बोला गया। सतलज से लेकर यमुना तक का क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्या? एरिया, वो एरिया क्या कहलाता था? ब्रह्मावर्त कहलाता था, ये बात बोली गई है। लेकिन मनुस्मृति एक ग्रंथ है, मनुस्मृति में बोला गया है कि सरस्वती और दशद्वती नदी, ये एक नदी है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सरस्वती नदी और दशद्वती नदी के बीच के प्रदेश को क्या बोला गया? ब्रह्मावर्त बोला गया। लेकिन नॉर्मल यहाँ पर क्या है, सतलज से लेकर यमुना तक का जो एरिया था उसको क्या बोला जाता था? ब्रह्मावर्त। लेकिन सेम यही ब्रह्मावर्त मनुस्मृति में थोड़ा अलग है। मनुस्मृति में क्या बोला गया है कि मनुस्मृति में सरस्वती नदी और दशद्वती नदी, इन दोनों नदियों के बीच में जो एरिया पड़ता है, जो प्रदेश पड़ता है, उसको क्या बोला गया है? ब्रह्मावर्त पुकारा गया है। इसे ही ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना गया है। अगर आपको पूछेगा कि मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त का क्षेत्र कहां से कहां तक है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सरस्वती नदी से लेकर दशवती नदी के बीच में जो प्रदेश पड़ता है, जो क्षेत्र पड़ता है, वो ब्रह्मावर्त कहा जाता है। किसके अकॉर्डिंग? मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसे ही ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना गया है। एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ। सतलज से लेकर यमुना नदी का जो क्षेत्र है, यमुना तक का जो क्षेत्र है, वो क्या कहलाया? ब्रह्मावर्त कहलाया। परंतु मनुस्मृति के अकॉर्डिंग सरस्वती नदी और दशद्वती नदी के बीच के प्रदेश को ब्रह्मावर्त पुकारा गया। मतलब मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त किसे बोला गया है? सरस्वती और दशद्वती नदी, ये जो दो नदी है इनके बीच का जो क्षेत्र है इसे ब्रह्मावर्त पुकारा गया और इसे ही ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है।
अब ये सरस्वती नदी और दशवती नदी के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट कर लो। फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ऋग्वेदिक काल में आर्यों का विस्तार हम लोग पढ़ रहे थे, तब उसमें हम लोग आगे देखते, देखिए क्या बोला है। गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्र पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया। गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र मतलब गंगा और यमुना नदी जो बह रही है उसके बीच का जो क्षेत्र आता है ना, जो भूमि वाला इलाका है, उसको क्या बोला जाता है, दोआब क्षेत्र। यानी दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोला जाता है, दोआब बोला जाता है। तो उस पर भी किसने कब्जा कर लिया, आर्यों ने कब्जा कर लिया, ये बात बोली गई है। और जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया, मतलब गंगा और यमुना नदी के दोआब क्षेत्र को क्या कहा गया, ब्रह्मर्षि देश कहा गया, जिस पर किसने कब्जा किया, आर्यों ने कब्जा किया। आगे चलकर आर्यों ने नॉर्थ इंडिया पर पूरा अपना विस्तार किया और ये नॉर्थ इंडिया वाला पूरा एरिया क्या कहलाया, आर्यवर्त। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत को अक्सर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बांटा जाता है। तो आर्य क्या हुए, पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गए। तो नॉर्थ इंडिया वाला जितना इलाका था उसको क्या कहा गया, आर्यवर्त। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार पढ़ देता हूं। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र और उनके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा किया। गंगा और यमुना का दोआब यानी कि दो नदियों के बीच की जो भूमि है उसे दोआब कहा जाता है, उस क्षेत्र पर भी आर्यों ने कब्जा किया। और उसके सीमावर्ती यानी उससे बॉर्डर पर लगने वाले जो क्षेत्र थे उस पर भी किन्होंने कब्जा किया, आर्यों ने ही कब्जा किया। और इसे ही क्या कहा गया, ब्रह्मर्षि देश कहा गया। तो अगर आपको पूछेगा कि ब्रह्मर्षि देश किसे कहा गया, तो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र को क्या कहा गया, ब्रह्मर्षि देश कहा गया। ठीक है, और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने क्या किया, कब्जा किया। तो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र और उनके जो सीमावर्ती क्षेत्र भी क्या कहलाए, ब्रह्मर्षि देश कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स, जिस पर आर्यों ने कब्जा किया। आगे चलकर आर्य क्या हुए, पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गए और नॉर्थ इंडिया वाले इलाके को क्या कहा गया, आर्यवर्त कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखिए क्या बोला है। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसी काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु नदी। मतलब जितने भी वेद है ना, संहिता का मतलब क्या मैं बोला आपको, किसी चीज की प्रॉपर जानकारी, किसी चीज का प्रॉपर जानकारी अगर रखा हो साहित्य के फॉर्म में, संकलन या एडिशन के फॉर्म में। संहिता का मतलब होता है साथ में कोई चीज ऐसी रखी हुई जिसमें किसी चीज में, किसी परिस्थिति के बारे में, किसी काल के बारे में प्रॉपर जानकारी हो। संहिता का क्या होता है, एक साथ रखा हुआ कोई संकलन या फिर एडिशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैदिक संहिता में, तो इसमें वैदिक संहिता मतलब क्या, बहुत सभी वेदों को मिला दिया गया है। सभी वेदों में टोटल कितनी जानकारी है, 31 नदियों का उल्लेख है। पूरी वैदिक संहिता मतलब जितने भी वेद है उनको जब एक साथ रखा गया, उनका जो एडिशन है उनमें टोटल कितने वेदों की है, कितनी नदियों की जानकारी है, 31 नदियों की जानकारी है, जिनमें से 25 नदी की जानकारी हमको किस में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में मिलती है 25 नदी की जानकारी। और इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वो है आपका सिंधु नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लें आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है। इस काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो वो है सरस्वती नदी मानी गई है, जिसे देवी तमा, माते तमा और नदी तमा भी कहा गया। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख और यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स बेसिकली क्या बोला है, इस काल में यानी कि ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी मानी गई है। सबसे महत्वपूर्ण नदी बोलेगा तो सिंधु नदी, लेकिन सबसे पवित्र नदी बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, सरस्वती नदी। जिसके कौन कौन से नाम है, अन्य नाम, एक है देवी तमा, दूसरा है माते तमा, तीसरा है नदी तमा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन नाम किसके हैं, सरस्वती नदी के। आगे देखिए क्या बोला है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार नाम लिया गया है और यमुना नदी का नाम 3 बार लिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि यमुना नदी का नाम ऋग्वेदिक काल में कितने बार लिया गया है ऋग्वेद में, तो आप कितना बोलोगे, 3 बार। अगर आपको पूछे गंगा नदी का नाम कितने बार लिया गया ऋग्वेद में, 1 बार। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। और अगर आपको ये पूछे कि सबसे पवित्र नदी किसे माना गया ऋग्वेद में, सिंधु नदी कि सरस्वती नदी, तो आप क्या बोलोगे, सरस्वती नदी।
अगर महत्वपूर्ण बोलेगा तो क्या बोलोगे, सिंधु नदी। ठीक है। सरस्वती नदी के अन्य नाम क्या है अगर पूछेगा तो, देवी तमा, माते तमा और नदी तमा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला है। ऋग्वैदिक काल में यानी ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए हिमालय पर्वत कितना पुराना है, जिसके बारे में उल्लेख जानकारी हमें ऋग्वैदिक पीरियड में भी मिल रहा है। तो ऋग्वैदिक काल में हमें हिमालय पर्वत की भी जानकारी मिलती है, और हिमालय पर्वत की ही एक चोटी जिसका क्या नाम है, मुंजुवत। मुंजुवत क्या है, हिमालय पर्वत की एक चोटी है जिसका उल्लेख हमें किसमें मिल रहा है, ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर फिर से मैं आपको पढ़ देता हूँ। ऋग्वेद में हमें किसके बारे में जानकारी मिल रही है, हिमालय पर्वत की, और उसकी एक चोटी मुंजुवत का भी उल्लेख हमें किसमें मिल रहा है, ऋग्वेद में। अगर आपको पूछे कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की कौन सी चोटी का उल्लेख मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, मुंजुवत, मुझवंत। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको बोलेगा मुझवंत क्या है, तो आप क्या बोलोगे, हिमालय पर्वत की एक चोटी जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।